ये है डे 22 ऑफ करियर बेस्ड इथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम बात करने वाले हैं वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है आपके वाईफाई और वायरलेस कनेक्शंस को अनऑथोराइज एक्सेस और अटैक से प्रोटेक्ट करना। आज के टाइम में साइबर क्रिमिनल्स वायरलेस नेटवर्क को टारगेट करते हैं क्योंकि ये कंपेरेटिवली आसान होते हैं हैक करने के लिए। आज के जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे वायरलेस सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, कॉमन अटैक्स और कौन से टूल्स इसमें यूज़ होते हैं और आपको क्या बेस्ट प्रैक्टिस लेना है इनसे सिक्योर रहने के लिए। आते हैं पहले टॉपिक जो है वायरलेस सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। वायरलेस सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स 3 टाइप के होते हैं, WPA, WPA2 और WPA3। इससे पहले WEP भी आता था बट आजकल वो यूज़ नहीं होता है। उसकी जगह एक लेटेस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है WPA3, जो मोस्टली अभी न्यूली इंट्रोड्यूस या न्यूली डेवलप्ड राउटर्स के अंदर आपको देखने मिलता है। चलिए इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले WPA यानी कि वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ये WEP से बेटर है लेकिन स्टिल वल्नरेबल है। WPA2 इसके बाद आया है जो WPA से ज़्यादा सिक्योर स्टैंडर्ड माना जाता है। जो सेकंड स्टैंडर्ड है वो है WPA2 यानी कि वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2। ये करंट स्टैंडर्ड है और बहुत सिक्योर माना जाता है। आपके नेटवर्क को सिक्योर रखने के लिए WPA2 का यूज़ करना आपके लिए ज़रूरी है और मोस्टली ये सभी राउटर्स के अंदर होता है। बात करते हैं थर्ड स्टैंडर्ड की जो है WPA3। ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, आपको ये बहुत सारे राउटर्स में शायद नहीं मिलेगा। अगर आपने न्यूली कोई राउटर खरीदा है तो आप एक बार चेक कर लेना, उसके अंदर शायद ये WPA3 अवेलेबल हो। ये एनहांस सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है जैसे रोबस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रूट फोर्स अटैक और इम्प्रूव्ड इंक्रिप्शन। आते हैं सेकंड टॉपिक पे, कॉमन अटैक्स ऑन वायरलेस नेटवर्क। फर्स्ट है एबल टू इन अटैक। इसमें अटैकर एक फेक वाईफाई नेटवर्क सेटअप करता है जो रियल नेटवर्क जैसे दिखता है। यूजर्स गलती से इस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं और उनका डेटा यहाँ पे थेफ हो सकता है। बात करते हैं सेकंड यहाँ पे अटैक की जो है डीऑथेंटिकेशन अटैक। इस अटैक में अटैकर डिवाइसेस को फोर्सफुली डिस्कनेक्ट करता है वाईफाई से और फिर अपने रोग नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जो थर्ड यहाँ पे कॉमन अटैक है वो है MITM। इसमें अटैकर आपके डिवाइसेस और वाईफाई राउटर के बीच इंटरसेप्ट करता है डेटा को। ये अटैक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड और पर्सनल डिटेल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। अब हम कुछ टूल्स देखते हैं जो वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज़ होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे AirCrack-NG। ऐसे तो बहुत सारे टूल्स वाईफाई के लिए अवेलेबल है, Kali Linux और भी पेन टेस्टिंग OSS के लिए, बट यहाँ पे मैंने 3 मेनली आपके लिए टूल्स निकाले। फर्स्ट है AirCrack-NG। ये टूल वायरलेस सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें पैकेट कैप्चर, डीऑथेंटिकेशन और पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स इंक्लूडेड है। सेकेंड टूल है Wireshark। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है जो आपको लाइव डेटा पैकेट्स कैप्चर करने और एनालाइज करने में हेल्प करता है। थर्ड है Kismet। ये वायरलेस नेटवर्क डिटेक्टर, स्नीफर और IDS है जो हिडन नेटवर्क्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। अब कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं जो आप अपने वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर रखने के लिए फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। हमेशा स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज़ करना है आपके वाईफाई के लिए। रेगुलरली पासवर्ड चेंज करना भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है इंक्रिप्शन। हमेशा जो लेटेस्ट इंक्रिप्शन आपके राउटर के लिए अवेलेबल हो जैसे कि WPA2 या फिर WPA3 इंक्रिप्शन। सेकंड है इंक्रिप्शन। हमेशा WPA2 इंक्रिप्शन या आपके राउटर में WPA3 है तो वो यूज़ करें अपने वाईफाई नेटवर्क पे। ये सबसे सिक्योर इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है अब तक का। थर्ड जो आप चीज़ कर सकते हो वो है डिसेबल WPS, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप यानी कि WPS डिसेबल करना है क्योंकि ये इजीली हैकेबल है। और लास्ट चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो रेगुलर फर्मवेयर अपडेट्स। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं। अपने राउटर का फर्मवेयर हमेशा अपडेट रखें ताकि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल्ड हो। आज हमने वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी के की एस्पेक्ट्स कवर किए इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड्स, कॉमन अटैक्स, टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस। वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी क्रिटिकल है आपके ओवरऑल नेटवर्क सिक्योरिटी पोस्चर के लिए, तो इन प्रैक्टिसेस को आप ज़रूर इंप्लीमेंट करें। जो हमारा डे 23 होगा उसमें हम देखेंगे सोशल इंजीनियरिंग। यह है डे 23 ऑफ करियर बेस्ड इथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग साइबर अटैक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है, तो आइए जानते हैं इसको डिटेल में। आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, टेक्निक्स, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है और आपको सोशल इंजीनियरिंग से किस तरीके से प्रोटेक्ट रहना है। बात करते हैं सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग क्या है। सोशल इंजीनियरिंग एक टेक्निक है जिसमें हैकर्स लोगों को मैनिपुलेट करके उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या क्रेडेंशियल्स डेटा चुराते हैं। ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के थ्रू होता है और बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि लोगों की वल्नरेबिलिटीज़ पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। अब हम कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स देखते हैं। सबसे पहला जो कॉमन टाइप है वो है फिशिंग। इसमें हैकर्स फेक ईमेल्स, मैसेजेस या वेबसाइट्स के थ्रू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ये सब कलेक्ट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है। जो सेकंड मेथड है वो है स्पीयर फिशिंग। ये टारगेटेड फिशिंग अटैक होता है जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स या कंपनीज को टारगेट करता है। इसमें ईमेल या मैसेजेस बहुत पर्सनलाइज्ड होते हैं।
जो थर्ड यहाँ पे टेक्निक है वो है प्री टेक्सटिंग। इसमें अटैकर किसी ट्रस्टेड एंटिटी का डिस्गाइज करके विक्टिम से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, जैसे बैंक ऑफिशियल या IT सपोर्ट बन के कॉल करना। जो यहाँ पे फोर्थ टाइप है वो है बेटिंग। इसमें अटैकर विक्टिम को लूर करता है किसी बेट के थ्रू, जैसे फ्री मूवी डाउनलोड, USB ड्राइव जो मालवेयर से इन्फेक्टेड होती है। जो लास्ट टाइप है वो है क्विड प्रो क्यू। इसमें अटैकर विक्टिम को कुछ ऑफर करता है इन एक्सचेंज फॉर इन्फॉर्मेशन या एक्सेस, जैसे फ्री सॉफ्टवेयर इन एक्सचेंज फॉर लॉगिन क्रेडेंशियल्स एक्सेट्रा। सोशल इंजीनियरिंग अटैक सक्सेसफुल होने के लिए अटैकर को कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज़ करना होती है। यहाँ पे हम 5 टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है इनपर्सोनेशन। अटैकर किसी ट्रस्टेड पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का डिस्गाइज करता है। सेकंड यहाँ पे टेक्निक है ऑथोरिटी। अटैकर विक्टिम को कन्विंस करता है कि वो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, जैसे मैनेजर। थर्ड यहाँ पे है अर्जेंसी। विक्टिम को पैनिक में डालने के लिए अटैकर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है, जिससे वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे बिना किसी क्वेश्चनिंग के। फोर्थ जो यहाँ पे चीज़ है वो है स्कैरसिटी। लिमिटेड टाइम ऑफर या फिर रेयर अपॉर्चुनिटी दिखा के विक्टिम को ट्रैप करना। और फिफ्थ है यहाँ पे फेमिलियरिटी। अटैकर विक्टिम के नॉन पर्सन का डिस्गाइज करता है या सोशल मीडिया के थ्रू पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ट्राई करता है। यहाँ पे 2 रियल वर्ल्ड एग्जांपल हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। एक तो था ट्विटर बिटकॉइन स्कैम और सेकंड है गूगल एंड फेसबुक स्कैम। ये दोनों ही सोशल इंजीनियरिंग के बेसिस पे किया गया था। ये कुछ स्टेप्स है जो आप फॉलो कर सकते हो खुद को सोशल इंजीनियरिंग अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहला है बी स्केप्टिकल। अननोन सोर्सेज या ईमेल, मैसेजेस या कॉल पे कभी ट्रस्ट ना करें। हमेशा वेरीफाई करें बिफोर शेयरिंग एनी इन्फॉर्मेशन। सेकंड है एजुकेट योरसेल्फ एंड अदर्स। सोशल इंजीनियरिंग से बचने के लिए आपको सोशल इंजीनियरिंग कैसी काम करती है वो समझना होता है। इसके लिए आप ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग ले सकते हो। थर्ड यहाँ पे MFA यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सेंसिटिव अकाउंट्स पे MFA एनेबल करें ताकि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो। फोर्थ है रेगुलर अपडेट्स एंड पैच सिस्टम। अपने सिस्टम और सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेटेड रखें ताकि नॉन वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट ना हो सके। और लास्ट चीज़ आप कर सकते हो मॉनिटरिंग अकाउंट रेगुलरली। अपने फाइनेंशियल और पर्सनल अकाउंट को रेगुलरली मॉनिटर करें फॉर एनी सस्पिशियस एक्टिविटी। आज हमने सोशल इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल में बात की कि वो किस तरीके से काम करती है, उसके क्या टाइप्स हैं, कौन से टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ होते हैं और आपको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे लेना है। सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत पावरफुल मेथड है जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, इसलिए हमेशा अलर्ट और अवेयर रहना आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो हमारा डे 24 होगा उसमें हम देखेंगे इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्स। ये है डे 24 ऑफ करियर बेस्ड इथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत क्रूशियल टॉपिक के बारे में जो है इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्स। जब साइबर अटैक्स या सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होते हैं तो उनको इफेक्टिवली हैंडल करना और रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्स, उसके क्या स्टेप्स आपको लेने होते हैं, कौन से टूल्स का आप यूज़ करते हो और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल है उसके लिए। बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्स। जानते हैं कि इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्स क्या होता है। इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्स एक सिस्टमैटिकल अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती है टू मैनेज एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि इंसिडेंट्स क्विकली डिटेक्ट किए जाएं, उनका इम्पैक्ट मिनिमाइज हो और फ्यूचर इंसिडेंट्स प्रिवेंट हो। इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्स के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन। ये स्टेप पहले से प्लानिंग करना होता है। पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और टूल्स डिफाइन करते हैं जो इंसिडेंट्स होने पे यूज़ होंगे। सेकेंड स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। इस स्टेप में डिटेक्ट करना होता है कि इंसिडेंट्स हुआ है या नहीं। लॉग्स, अलर्ट्स और यूज़र रिपोर्ट से सस्पिशियस एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की जाती हैं। थर्ड जो स्टेप होता है वो है कंटेनमेंट। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंसिडेंट का इम्पैक्ट लिमिट करते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कंटेनमेंट स्ट्रेटेजीज यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो फोर्थ स्टेप यहाँ पे है वो है एरेडिकेशन। इस स्टेप में रूट कॉज आइडेंटिफाई करके उसे रिमूव करते हैं। मालवेयर रिमूव करना, कॉम्प्रोमाइज अकाउंट डिसेबल करना एक्सेट्रा। पांचवी जो स्टेप है वो है रिकवरी। सिस्टम को नॉर्मल ऑपरेशंस पे वापस लाना, बैकअप से डेटा रिस्टोर करना, सिस्टम्स रिकॉन्फ़िगर करना और सिक्योरिटी पैचेस अप्लाई करना, ये सब चीज़ें रिकवरी में आती है। और जो लास्ट स्टेप है वो है रिव्यू। लास्ट स्टेप में रिव्यू करना होता है कि क्या हुआ है, कैसे हैंडल किया गया, फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स प्रिवेंट करने के लिए क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अब हम कुछ टूल्स देखते हैं जो इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। फर्स्ट टूल है SIEM, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये टूल रियल टाइम एनालिसिस करता है सिक्योरिटी अलर्ट्स का जो नेटवर्क हार्डवेयर और एप्लीकेशन जनरेट करता है। सेकेंड टूल है EDR, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। ये टूल एंड पॉइंट्स जैसे कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस पे सस्पिशियस एक्टिविटीज़ मॉनिटर करता है और रिस्पॉन्स एक्शन लेता है। थर्ड टूल है फॉरेंसिक्स टूल्स। ये टूल्स पोस्ट इंसिडेंट्स एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं जैसे NCASE और FTP फॉर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन।
अब हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं जो इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पांस प्रोसेस को इफेक्टिव बनाते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। आपके टीम को रेगुलरली ट्रेन करना और अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए। सेकंड है मेंटेन एन इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। एक डिटेल्ड इंसिडेंट रिस्पांस प्लान रेडी होना चाहिए जो क्लियर स्टेप्स में डिफाइन करता हो कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। थर्ड, परफॉर्म रेगुलर ड्रिल्स। इंसिडेंट रिस्पांस ड्रिल और टेबल टॉप एक्सरसाइजेस कंडक्ट करना ताकि टीम हमेशा रेडी रहे। फोर्थ, यहाँ पे आप मेजर ले सकते हो डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। हर इंसिडेंट को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना फॉर फ्यूचर रेफरेंस और इम्प्रूवमेंट्स। जो लास्ट स्टेप यहाँ पे वो है कोलैबोरेट विद एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। ज़रूरत पड़ने पे आप एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स या इंसिडेंट रिस्पांस टीम को इन्वॉल्व कर सकते हो। आज हमने इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पांस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया कि इसके क्या स्टेप्स हैं, कौन से टूल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं और आपको क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके लिए अवेलेबल है। प्रॉपर इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पांस इंश्योर करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन क्विकली रिकवर कर सके और फ्यूचर इंसिडेंट्स प्रिवेंट हो सके। जो हमारा डे 25 होगा उसमें हम देखेंगे फॉरेंसिक्स बेसिक। ये है डे 25 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेंसिक्स बेसिक्स के बारे में। साइबर फॉरेंसिक्स या डिजिटल फॉरेंसिक्स एक बहुत एसेंशियल स्किल है जो आपको हेल्प करती है इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने में और एविडेंस कलेक्ट करने में। आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फॉरेंसिक्स, स्टेप्स क्या क्या उसमें फॉलो करना होते हैं, कौन से टूल्स आपको यूज़ करना होते हैं और क्या उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं। आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डिजिटल फॉरेंसिक्स पे। डिजिटल फॉरेंसिक्स का मेन गोल होता है कि हम डिजिटल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और नेटवर्क से एविडेंस कलेक्ट करें और उसे एनालाइज करें। ये एविडेंस हेल्प करता है क्राइम या सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को सॉल्व करने के लिए। डिजिटल फॉरेंसिक्स एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से डिजिटल डिवाइसेस और डेटा रिलेवेंट है इन्वेस्टिगेशन के लिए। स्टेप 2 होता है प्रिजर्वेशन। इस स्टेप में हम इंश्योर करते हैं कि डेटा टेम्पर प्रूफ रहे। डिवाइसेस को सीज करना और डेटा को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड स्टेप है कलेक्शन। ये स्टेप डेटा को कलेक्ट करने का होता है फ्रॉम आइडेंटिफाइड डिवाइसेस। डेटा को कॉपी करना ताकि ओरिजिनल डेटा इंटैक्ट रहे। स्टेप 4 है एग्जामिनेशन। इस स्टेप में कलेक्टेड डेटा को एग्जामाइन करते हैं फॉर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। टेक्निक्स जैसे डेटा क्रेविंग, कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे यूज़ होते हैं। स्टेप 5 होता है एनालिसिस। एग्जामिनेशन के बाद डेटा को एनालाइज करना है टू ड्रॉ कंक्लूजन। ये स्टेप बहुत केयरफुल और डिटेल्ड होता है। लास्ट स्टेप यहाँ पे होती है रिपोर्टिंग। लास्ट स्टेप में फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट करते हैं इन अ डिटेल्ड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कोर्ट या ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट की जाती है। अब हम कुछ पॉपुलर टूल्स देखते हैं जो डिजिटल फॉरेंसिक्स में यूज़ होते हैं। सबसे पहला टूल है यहाँ पे एनकेस। ये एक कॉम्प्रहेंसिव फॉरेंसिक्स टूल है जो डेटा एक्विजिशन, एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है। दूसरा टूल है FTK। ये टूल डेटा एग्जामिनेशन और एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। FTK बहुत पावरफुल और यूज़र फ्रेंडली है। थर्ड टूल है ऑटोप्सी। ये एक ओपन सोर्स टूल है जो डिजिटल फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होता है। ये ईजी टू यूज़ एंड इफेक्टिव है। और लास्ट टूल है वायरशार्क। नेटवर्क फॉरेंसिक्स के लिए टूल यूज़ होता है। ये नेटवर्क पैकेट्स को कैप्चर और एनालाइज कर सकता है। डिजिटल फॉरेंसिक्स में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना ज़रूरी है ताकि इन्वेस्टिगेशन एक्यूरेट और लीगली कंप्लाइंट हो। फर्स्ट स्टेप आपको लेना होता है चेन ऑफ कस्टडी। हर डिवाइसेस और डेटा को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना ताकि चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन हो। सेकंड चीज़ आप कर सकते हो राइट ब्लॉकर्स। डेटा कलेक्शन के टाइम राइट ब्लॉकर्स यूज़ करना ताकि ओरिजिनल डेटा मॉडिफाई ना हो। थर्ड यहाँ पे चीज़ है रेगुलर ट्रेनिंग। इन्वेस्टिगेटर्स को रेगुलर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना ताकि वो अपडेटेड टेक्निक्स और टूल्स यूज़ कर सकें। फोर्थ यहाँ पे है डिटेल डॉक्यूमेंटेशन। हर स्टेप का डिटेल डॉक्यूमेंटेशन करना ताकि फाइंडिंग्स कोर्ट में प्रेजेंट की जा सके। और फिफ्थ यहाँ पे है यूज्ड वेरीफाइड टूल्स। सिर्फ वेरीफाइड और ट्रस्टेड फॉरेंसिक्स टूल्स यूज़ करना ताकि इन्वेस्टिगेशन टेम्पर प्रूफ रहे। आज हमने डिजिटल फॉरेंसिक बेसिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, इसके स्टेप्स, टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस। डिजिटल फॉरेंसिक्स एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो एथिकल हैकर और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हेल्प करती है इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने में और प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। जो हमारा डे 26 होगा उसमें हम देखेंगे सर्टिफिकेशंस एंड करियर पाथ फॉर एथिकल हैकिंग। यह है डे 26 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम डिस्कस करेंगे एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशंस और करियर पाथ्स के बारे में। अगर आप एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए और कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेशन, कौन से पॉपुलर एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन अभी अवेलेबल है, आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए और आप किस तरीके से एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो एथिकल हैकिंग में।
सर्टिफिकेशंस आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोवाइड करते हैं और आपकी नॉलेज को वैलिडेट करते हैं। जब आप सर्टिफाइड होते हैं, एम्प्लॉयर्स को कॉन्फिडेंट होता है कि आपके पास नेसेसरी स्किल्स हैं जो उन्हें चाहिए। चलिए आप कुछ पॉपुलर इथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशंस देखते हैं। सबसे पहले है CEH यानी कि सर्टिफाइड इथिकल हैकर। CEH सबसे पॉपुलर और वाइडली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है। ये EC काउंसिल के थ्रू ऑफर की जाती है और आपको इथिकल हैकिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सिखाती है। दूसरा जो सर्टिफिकेशन अवेलेबल है वो है OSCP यानी ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। OSCP बहुत ही प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशन है जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी के थ्रू ऑफर की जाती है। इसमें आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में हैकिंग करके अपने स्किल्स को प्रूव करना होता है। जो थर्ड यहाँ पे सर्टिफिकेशन अवेलेबल है वो है CompTIA सिक्योरिटी प्लस। सिक्योरिटी प्लस एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है जो CompTIA के थ्रू ऑफर की जाती है। इसमें आपको नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्लायंस और ऑपरेशनल सिक्योरिटी के बारे में सिखाया जाता है। और जो लास्ट सर्टिफिकेशन है वो है CISSP। CISSP एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन है जो ISC2 के थ्रू ऑफर की जाती है। ये सर्टिफिकेशन आपको ब्रॉडर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है। अब आपको कौन सा सर्टिफिकेशन चूज करना चाहिए ये आपके करियर गोल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिगिनर हैं तो सिक्योरिटी प्लस या CEH से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल स्किल्स इन्हांस करनी है तो OSCP सर्टिफिकेशन आपके लिए बेस्ट है। एडवांस रोल्स के लिए CISSP आप कंसिडर कर सकते हो। इथिकल हैकिंग में काफ़ी डाइवर्स करियर पाथ्स अवेलेबल है। चलिए कुछ पॉपुलर रोल्स यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले है पेनिट्रेशन टेस्टर। पेनिट्रेशन टेस्टर या पेन टेस्टर्स सिस्टम और एप्लीकेशंस को टेस्ट करते हैं वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट करने के लिए। ये बहुत ही हैंड्स ऑन रोल होता है। जो सेकंड रोल यहाँ पे होता है वो है सिक्योरिटी एनालिस्ट का। सिक्योरिटी एनालिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी सिस्टम को मॉनिटर करते हैं और थ्रेट्स को डिटेक्ट करते हैं। ये रोल इंसिडेंट रिस्पॉन्स और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए क्रिटिकल होता है। जो थर्ड रोल यहाँ पे अवेलेबल होता है वो है सिक्योरिटी कंसल्टेंट का। सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए सिक्योरिटी सॉल्यूशंस डिज़ाइन करते हैं। ये रोल कंसल्टेंसी फर्म या फ्रीलांस बेसिस पर होता है। फोर्थ रोल यहाँ पे है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर सिक्योरिटी इंसिडेंट को हैंडल करते हैं और मिटिगेट करते हैं। ये रोल बहुत ही डायनामिक और फास्ट पेस्ड होता है। और जो लास्ट रोल यहाँ पे है वो है फॉरेंसिक एनालिस्ट का। फॉरेंसिक एनालिस्ट डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट और एनालाइज करते हैं सिक्योरिटी इंसिडेंट और क्राइम को सॉल्व करने के लिए। ये रोल डिटेल्ड और मेथोडिकल होता है। सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग और नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, सिक्योरिटी कम्युनिटीज ज्वाइन करना और अपने स्किल्स को अपडेट रखने के लिए सर्टिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आज हमने इथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन और करियर पाथ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। सर्टिफिकेशंस आपको स्ट्रक्चर लर्निंग और रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट करियर पाथ्स आपको डाइवर्स अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं। जो हमारा डे 27 होगा उसमें हम देखेंगे बिल्डिंग योर ओन लैब एंड कंटिन्यूस लर्निंग। यह है डे 27 ऑफ करियर बेस्ड इथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपना खुद का लैब सेटअप कर सकते हैं और कंटिन्यूस लर्निंग कैसे कर सकते हो। इथिकल हैकिंग में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और कंटिन्यूस लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग योर ओन लैब, एसेंशियल कंपोनेंट्स आपको कौन कौन से लगेंगे, किस तरीके से आपको आपका लैब सेटअप करना है और आप किस तरीके से कंटिन्यूस लर्निंग कर सकते हैं इस कोर्स के बाद भी। अपना खुद का लैब सेटअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ आप डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी लीगल या इथिकल इश्यूज़ के। लैब एनवायरनमेंट आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के लिए प्रिपेयर करता है। चलिए देखते हैं अपने लैब के लिए एसेंशियल कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट हार्डवेयर से रिलेटेड है। आपके पास एक पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए जो मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन कर सके, एक डिसेंट CPU, मिनिमम 16 GB ऑफ रैम और कुछ सफिशिएंट स्टोरेज आपके पास होना चाहिए। SSD यहाँ पे प्रीफर्ड है। सेकंड जो चीज़ आपको लगेंगी वो है वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर्स। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स आपको मल्टीपल OS एक ही मशीन पर रन करने देते हैं। पॉपुलर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जैसे वर्चुअल बॉक्स, VMware और Hyper-V। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। आपके लैब में डिफरेंट OS होना चाहिए जैसे विंडोज़, लिनक्स, स्पेशली काली लिनक्स और मैक OS। नेटवर्किंग इक्विपमेंट के ऊपर अगर आप नेटवर्क रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं तो आपके पास राउटर्स, स्विच और वाईफाई अडेप्टर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं कैसे आप अपना लैब सेटअप कर सकते हो। सबसे पहले चीज़ आप कर सकते हो इंस्टॉल वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले अपने सिस्टम पर आपको VM सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जैसे हमने अभी ऊपर देखा वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware। सेकंड चीज़ क्रिएट वर्चुअल मशीन्स। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना, काली लिनक्स फॉर हैकिंग, विंडोज़ फॉर टारगेटेड मशीन्स और मे बी अ वल्नरेबल OS जैसे मेटास्प्लॉइटेबल फॉर प्रैक्टिस। थर्ड चीज़ आपको करना है नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन। वर्चुअल मशीन्स को इंटरकनेक्टेड करिए यूजिंग वर्चुअल नेटवर्क्स। यह आपको नेटवर्क बेस्ड अटैक प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है। और लास्ट चीज़ है यहाँ पे इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स। अपने वर्चुअल मशीन्स पर नेसेसरी टूल्स इंस्टॉल करना। काली लिनक्स पे आपको ऑलरेडी बहुत सारे प्री इंस्टॉल टूल्स मिल जाते हैं। इथिकल हैकिंग फील्ड में कंटिन्यूस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी थ्रेट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहते हैं।
चलिए कुछ टिप्स देखते हैं जो आपको कंटिन्यूस लर्निंग में हेल्प करेंगे। फर्स्ट है ऑनलाइन कोर्स एंड सर्टिफिकेशंस। रेगुलरली न्यू कोर्सेस और सर्टिफिकेशंस परस्यू करिए। प्लेटफॉर्म लाइक यूडेमी, कोर्सेरा या फिर ऑफेंसिव सिक्योरिटी पर बहुत सारे अपडेटेड कोर्स आपको मिल जाएंगे। सेकंड चीज़ आप कर सकते हो, रीड ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के ब्लॉग और आर्टिकल्स रेगुलरली रीड करिए। ये आपको लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज़ और एक्सपर्ट्स के बारे में अपडेटेड रखता है। थर्ड चीज़ आप कर सकते हो, CTF में पार्टिसिपेट करना। CTF कॉम्पिटिशन्स पार्टिसिपेट करना ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने में हेल्प करता है। फोर्थ चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे, जॉइन सिक्योरिटी कम्युनिटीज़। ऑनलाइन सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ और फॉरम्स ज्वाइन करिए। ये आपको नेटवर्किंग और नॉलेज शेयरिंग में हेल्प करता है। और लास्ट चीज़ यहाँ पे, स्टे अपडेटेड विद सिक्योरिटी न्यूज़। सिक्योरिटी न्यूज़ वेबसाइट्स और न्यूज़ लेटर आपको सब्सक्राइब करना है। ये आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट और ट्रेंड्स के बारे में अपडेटेड रखता है। आज हमने डिस्कस किया कैसे आप आपका खुद का लैब सेटअप कर सकते हो और कंटिन्यूस लर्निंग के इंपॉर्टेंस हमने देखे। अपना लैब सेटअप करना और कंटिन्यूस लर्निंग करके आप अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। जो हमारा डे 28 होगा उसमें हम कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ देखेंगे। यह है डे 28 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज़। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ को जो एथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती है। ये केस स्टडीज़ आपको प्रैक्टिकल इंसाइट देंगी कि एथिकल हैकिंग कैसे यूज़ होती है और हैकर्स कैसे ऑपरेट करते हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, हम सबसे पहले 3 केस स्टडीज़ देखेंगे एथिकल हैकिंग के फील्ड के, फिर उससे हमें क्या सीखने मिलता है वो हम समझेंगे और लास्ट में इसका कंक्लूजन होगा। शुरू करते हैं पहली केस स्टडी से, जो है टारगेट डेटा ब्रीच के बारे में। 2013 में एक बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ था जो टारगेट कॉर्पोरेशन को इम्पैक्ट किया था। इस ब्रीच में हैकर्स ने 40 मिलियन क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स और 70 मिलियन पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड चुरा लिए थे। हर केस स्टडी के हम 3 पॉइंट्स देखेंगे, एक अटैक वेक्टर, मेथड और उसका इम्पैक्ट। आते हैं इसके अटैक वेक्टर के ऊपर। हैकर्स ने इनिशियली HVAC वेंडर का क्रेडेंशियल चुरा के टारगेट नेटवर्क में एंट्री ली थी। उसमें उसने जो मेथड यूज़ किए थे, एक मालवेयर इंस्टॉल किया गया था पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS सिस्टम पे, जो कार्ड डिटेल्स चुराया करता था। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि फाइनेंशियल लॉस और ब्रांड रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो सेकंड केस स्टडी है वो है याहू डेटा ब्रीच के बारे में। याहू डेटा ब्रीच 2013 में हुआ था जिसमें 3 बिलियन यूज़र्स अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच माना जाता है। इसका अटैक वेक्टर के बारे में बात करें तो फिशिंग अटैक और सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज़ करके हैकर ने एम्प्लॉय क्रेडेंशियल सबसे पहले चुराए थे। जो मेथड इसमें यूज़ हुआ, एक सोफिस्टिकेटेड स्पीयर फिशिंग ईमेल से हैकर ने एक्सेस गेन किया और यूज़र डेटा यहाँ पे थेफ्ट हुआ। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि यूज़र ट्रस्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट और कंपनी को फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। जो थर्ड केस स्टडी है वो है WannaCry रैंसमवेयर के बारे में। WannaCry रैंसमवेयर अटैक 2017 में हुआ था और इसने पूरी दुनिया में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट किया था, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर सिस्टम। अटैक वेक्टर की बात करें तो इटरनल ब्लू एक्सप्लॉइट यूज़ करके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया गया था। यहाँ पे मेथड इसके अंदर रैंसमवेयर ने सिस्टम को एन्क्रिप्ट कर दिया, रैंसम डिमांड किया इन बिटकॉइंस। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का काम रुक गया था, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में जहाँ पेशेंट की केयर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। अब बात करते हैं इससे हमें क्या क्या सीखने मिलता है। इन केस स्टडी से हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। फर्स्ट, रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स। सिस्टम को रेगुलरली अपडेट और पैच करना बहुत ज़रूरी है ताकि वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट ना हो सके। सेकंड, यहाँ पे जो लेसन है वो है स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेजर्स का। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड्स यूज़ करना चाहिए जैसे मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि MFA, ताकि अनऑथोराइज एक्सेस प्रिवेंट हो सके। थर्ड है यहाँ पे एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉय को रेगुलर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक से बचा जा सके। और फोर्थ यहाँ पे लेसन है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। हर ऑर्गेनाइजेशन को एक रोबस्ट इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान रेडी रखना चाहिए ताकि अटैक होने पर जल्दी और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड किया जा सके। हमने कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ डिस्कस की जो इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। इन केस स्टडीज़ से हमने इंपॉर्टेंट लेसन सीखे जो आप अपने प्रोफेशनल करियर में अप्लाई कर सकते हो। अब जो हमारा डे 29 होगा उसमें हम फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। यह है डे 29 ऑफ करियर बेस्ड इथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज़। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल प्रोजेक्ट जो आपको इस कोर्स के कंप्लीशन पे करना है। ये प्रोजेक्ट आपके स्किल्स को टेस्ट करेगा और आपको एक रियल वर्ल्ड हैकिंग सिनेरियो का एक्सपीरियंस देगा। आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखेंगे, आपको प्रोजेक्ट परफॉर्म करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करना है, और फिर मैं एक एग्जांपल सिनेरियो दूंगा, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ टिप्स इस प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए। आप कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, मैं इसमें कोई आपको स्पेसिफिक टारगेट नहीं देने वाला हूँ कि आपकी ये चीज़ पे प्रोजेक्ट करना है। मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बताऊँगा, आप आपके मन से कोई भी चीज़ यहाँ पर सिलेक्ट करके उसका प्रोजेक्ट कर सकते हो। शुरू करते हैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू से। फाइनल प्रोजेक्ट के लिए आपको एक कॉम्प्रहेंसिव पेन टेस्टिंग परफॉर्म करना होगा। आपको एक वल्नरेबल वर्चुअल मशीन या वेब एप्लीकेशन पे काम करना होगा जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लॉइट करना है और फिर रिपोर्ट करना है उस वल्नरेबिलिटी को।
चलिए देखते हैं कुछ स्टेप्स जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले है सेटिंग अप योर इन्वायरमेंट। सबसे पहले आपको अपना लैब इन्वायरमेंट सेटअप करना होगा। आप वल्नरेबल वर्चुअल मशीन जैसे मेटास्प्लॉइटेबल या OAuth जूस शॉप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। सेकंड स्टेप आप लोगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की। पहला स्टेप होगा आपके एक्सप्लॉइटेशन का, वो है टारगेट सिस्टम की इन्फॉर्मेशन गैदर करना। ये फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस टेक्निक यूज़ करके किया जा सकता है। थर्ड चीज़ आपको करना है स्कैनिंग। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा स्कैनिंग का, जिसमें आप टारगेट सिस्टम पे ओपन पोर्ट्स, सर्विसेज या वल्नरेबिलिटीज स्कैन करोगे। हमने ऑलरेडी इसके कुछ प्रैक्टिकल्स देखे हैं Nmap और Nessus के थ्रू। टूल्स जैसे Nmap, Nessus जैसे अभी मैंने बताया, आप उसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आप लोगे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का। आपको आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज का एनालिसिस करना होगा और उन्हें प्रायोरिटाइज करना होगा उनके रिस्क के बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका एक्सप्लॉइटेशन का, जिसमें आप आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके सिस्टम एक्सेस करेंगे। टूल्स जैसे मेटास्प्लॉइट यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। सिस्टम एक्सेस करने के बाद आपको पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टास्क परफॉर्म करने होंगे, जैसे प्रिविलेज एस्केलेशन, मेंटेनिंग एक्सेस एंड डेटा एक्सफिल्ट्रेशन। और लास्ट स्टेप यहाँ पे होगा रिपोर्ट बनाना। इस रिपोर्ट में आपको आपके फाइंडिंग्स, एक्सप्लॉइटेड वल्नरेबिलिटीज और रिकमेंडेशन डिटेल्स में देनी होंगी। एक एग्जांपल सिनेरियो लेते हैं। सपोज आपको एक वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन पे पेन टेस्ट परफॉर्म करना है। आप पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, फिर वेब एप्लीकेशन के पेजेस और फंक्शनलिटीज स्कैन करेंगे, वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करेंगे जैसे SQL इंजेक्शन, XSS या CSRF। फिर इन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करोगे और फाइनली एक डिटेल रिपोर्ट आप यहाँ पे तैयार करोगे। ये कुछ टिप्स है जो आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, हर स्टेप को अच्छे से डॉक्यूमेंट करें। रिपोर्ट बनाने में आसानी होगी और आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करने में हेल्प मिलेगी। सेकंड टिप यहाँ पे यूज़ मल्टीपल टूल्स। एक ही टास्क के लिए मल्टीपल टूल्स यूज़ करें ताकि आपको डाइवर्स रिजल्ट मिल सके और आपके फाइंडिंग्स एक्यूरेट हो सके। थर्ड यहाँ पे कीप लर्निंग। ये प्रोजेक्ट आपके लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है। अगर कोई स्टेप क्लियर ना हो तो रिसोर्स जैसे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स या फॉरम्स का आप यूज़ कर सकते हो, या फिर मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मेरे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, वो रिसोर्सेज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आज हमने फाइनल प्रोजेक्ट का ओवरव्यू डिस्कस किया और कुछ स्टेप्स देखे जो आपको फॉलो करने हैं। ये प्रोजेक्ट आपको रियल वर्ल्ड इथिकल हैकिंग एक्सपीरियंस देगा और आपके स्किल्स को यहाँ पे टेस्ट करेगा। अब जो हमारा डे 30 होगा, यानी कि लास्ट डे होगा इस कोर्स का, उसमें हम पूरे कोर्स को रिव्यू करेंगे और कुछ फ्यूचर स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। ये है डे 30 ऑफ करियर बेस्ड इथिकल हैकिंग, बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। ये हमारे कोर्स का लास्ट डे है। आज हम पूरा कोर्स रिव्यू करेंगे और फ्यूचर स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम सारी चीज़ें एक बार फिर से देखेंगे और मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको आगे क्या करना है। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले ब्रीफ के अंदर पूरे कोर्स को रिव्यू करेंगे, कुछ फ्यूचर स्टेप्स के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में हम इस कोर्स का कंक्लूजन लेंगे। सबसे पहले हम पूरा कोर्स रिव्यू करते हैं। अपने पिछले 29 दिनों में हमने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे देखे हैं। चलिए उन सब का एक क्विक रिकैप यहाँ पे लेते हैं। हर टॉपिक का हम 2-2 लाइन का रिकैप ले लेंगे यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है, हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग। हमने इथिकल हैकिंग और मलिशियस हैकिंग के बीच का यहाँ पे सबसे पहले तो डिफरेंस समझा था, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी में कंफ्यूज होते हैं कि इथिकल हैकिंग, ब्लैक हैट हैकिंग और जो भी अलग अलग टाइप्स की हैकिंग है उनमें क्या डिफरेंस होता है और हमें कौन सी हैकिंग पे फोकस करना है। सेकेंड, यहाँ पे हमने देखा था नेटवर्किंग के बेसिक्स, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स और प्रोटोकॉल जैसे OSI लेयर और TCP/IP मॉडल, ये सबको हमने कवर किया था। थर्ड, हमने देखा था लिनक्स एंड कालीनक्स, नेक्स्ट बेसिक्स और कालीनक्स के टूल्स के बारे में हमने सीखा था। फोर्थ पॉइंट हमने कवर किया था फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस, टारगेट सिस्टम की इन्फॉर्मेशन कैसे हम गैदर कर सकते हैं, Nmap, Nessus, ये सब टूल्स के हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल देखे थे। नेक्स्ट हमने देखा था स्कैनिंग एंड इन्यूमरेशन, स्कैनिंग टूल्स जैसे Nmap और इन्यूमरेशन टेक्निक्स को हमने कवर किया था। फिर हमने देखा था वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करना, उसको किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, इसमें हमने Nessus टूल का यहाँ पे हेल्प लिया था। सिस्टम हैकिंग एंड पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में हमने बात की थी। टूल्स जैसे जॉन द रिपर, ये सब के बारे में हमने सीखा था इसमें। नेक्स्ट है कुछ एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स जो हमने विंडोज़ और लिनक्स के ऊपर देखे थे कि विंडोज़ एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है और लिनक्स एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है। फिर हमने वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में बात किया था, वल्नरेबिलिटीज जैसे SQL इंजेक्शन, XSS, CSRF, ये सबको हमने अलग अलग चैप्टर के अंदर कवर किया था। उसके बाद हमने देखा था वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी, वायरलेस नेटवर्क स्टैंडर्ड्स और टूल्स जैसे AirCrack-NG के बारे में हमने देखा था। फिर हमने कवर किया था सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स जैसे फिशिंग और बेटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसके कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं वो भी हमने उस चैप्टर में कवर किए थे। फिर हमने देखा था इंसिडेंट हैंडलिंग एंड फॉरेंसिक्स के बारे में कि आपको किस तरीके से जब कोई अटैक होता है तो आपको किस तरीके से उसको फेस करना है, किस तरीके से आपको उसके पूरे स्टेप्स को फॉलो करना होता है, वो हमने इंसिडेंट हैंडलिंग में कवर किया था। और जो हमने लास्ट हमारा डे था 29 डेज के पहले का, उसमें हमने फाइनल रिपोर्ट के बारे में या फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात किया था।
अब डिस्कस करते हैं कुछ फ्यूचर स्टेप्स जो आपको लेने हैं। सबसे पहले है कंटिन्यूस लर्निंग। इथिकल हैकिंग एक डायनामिक फील्ड है, नए टूल्स और टेक्निक्स रोज़ डेवलप होते हैं। आपको अपडेटेड रहना होगा। ऑनलाइन रिसोर्सेज, फॉरम्स और सर्टिफिकेशंस के थ्रू आप अपने नॉलेज को अपडेटेड रख सकते हो। सेकंड चीज़ आप जो कर सकते हो है सर्टिफिकेशंस। अगर आपने अभी तक कोई सर्टिफिकेशन नहीं लिया है तो डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी सर्टिफिकेशन पे जाना है। CEH, OSCP, CISSP ये सब चीज़ें आप परस्यू कर सकते हो। ये सर्टिफिकेशन आपके करियर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगी। थर्ड चीज़ आपको करना है बिल्डिंग अ लैब। अपना एक पर्सनल लैब सेटअप करें जहां आप नई टेक्निक्स और टूल्स को टेस्ट कर सकें। वर्चुअल मशीन और सिमुलेशन टूल का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। और चीज़ आप कर सकते हो नेटवर्किंग विद प्रोफेशनल्स। साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स और लोकल मीटअप्स में आप पार्टिसिपेट करो। ये नेटवर्किंग आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ और नॉलेज गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। फिफ्थ चीज़ आप कर सकते हो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बग बाउंटी प्रोग्राम और CTF कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके स्किल्स को बहुत ज़्यादा शार्पन करता है। आज हमने ब्रीफली पूरे कोर्स को यहाँ पे रिव्यू किया 2-2 लाइन के अंदर। फ्यूचर स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया। ये कोर्स आपको एथिकल हैकिंग जर्नी का सिर्फ एक स्टार्ट पॉइंट है। आपको अपने नॉलेज और स्किल्स को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहना है। इस पूरे कोर्स में जो हमने ये PPT यूज़ की है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ जो मैंने पहले भी वीडियो में दिया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।